नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत के एनर्जी फ्यूचर के एक बहुत बहुत बड़े गेम चेंजर की, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स BESS। अब देखिए, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बैटरीज नहीं है, नहीं, ये तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की चाबी बन सकती हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये BESS का गोल्ड रश है क्या चीज। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, फिर देखेंगे कि कैसे बैटरीज इसका जवाब बन रही हैं। उसके बाद भारत के BESS गोल्ड रश में गोता लगाएंगे, मतलब ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कौन कौन सी कंपनियां इस रेस में आगे हैं, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस सुनहरे मौके के साथ कौन से बड़े जोखिम जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम से, रिन्यूएबल्स का इंटरमिटेंसी चैलेंज। सवाल बहुत सीधा है, आखिर ये ग्रीन ग्रिड्स अंधेरे में क्यों डूब जाते हैं? इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में स्पेन में देखने को मिला। वहां एक बड़ा हिस्सा, सोचिए, लगभग 48 घंटों तक अंधेरे में डूबा रहा। क्यों? क्योंकि वहां का ग्रिड सोलर पावर पर बहुत ज्यादा निर्भर था। यह हमें साफ साफ दिखाता है कि अगर हमारे पास एनर्जी स्टोर करने का कोई तरीका नहीं है तो ये रिन्यूएबल सोर्स भरोसेमंद नहीं रह जाते। और देखिए, समस्या की जड़ ये है जिसे कहते हैं सोलर मिसमैच। सूरज से पावर कब मिलती है? दिन में, है ना? सुबह 7 से शाम 5 बजे तक। लेकिन हम सबको पावर सबसे ज्यादा कब चाहिए? शाम को 6 बजे के बाद, जब सब घर पर होते हैं। तो ये जो सप्लाई और डिमांड का गैप है ना, बस यही ग्रिड को हिला देता है। और ठीक यहीं पर कहानी में हीरो की एंट्री होती है, बैटरी स्टोरेज। तो अब आते हैं समाधान पर, ग्लोबल बैटरी बूम। चलिए देखते हैं कि कैसे BESS पूरी दुनिया को पावर दे रहा है। ये चार्ट देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। इस रेस में चीन का कोई मुकाबला ही नहीं है। 289 गीगावाट घंटे, अमेरिका से 2 गुने से भी ज्यादा, और ऑस्ट्रेलिया से तो लगभग 30 गुना ज्यादा। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि इस मार्केट पर किसका एक छत्र राज चल रहा है। और बात सिर्फ कैपेसिटी की नहीं है। दुनिया की कुल कैपेसिटी का लगभग 90% और अमेरिका, यूरोप जैसे बड़े बाजारों में 75% से ज्यादा मार्केट शेयर सब चीन के पास है। कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी से लेकर पूरी सप्लाई चेन तक सब कुछ चीन के कंट्रोल में है। तो चलिए अब फोकस लाते हैं भारत पर, इंडिया का एनर्जी स्टोरेज गोल्ड रश। ये एक ऐसी दौड़ है जो पूरे देश को पावर देने का दम रखती है। आज की तारीख में यानी 2024 में भारत की BESS कैपेसिटी सिर्फ 900 मेगावाट है। अब ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन असली कहानी यहीं से तो शुरू हो रही है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 74 गीगावाट। जी हाँ, यह है 2030 का टारगेट, मतलब सिर्फ कुछ सालों में 80 गुना से भी ज्यादा का जंप। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि भारत इस मौके को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। और हाँ, इस बड़े लक्ष्य को हकीकत बनाने के लिए सरकार भी पूरा जोर लगा रही है। वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF के जरिए सरकार उन प्रोजेक्ट्स को पैसा दे रही है जो शायद शुरू में फायदेमंद न हो, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। फिर PLI स्कीम है, जिससे देश में ही बैटरी सेल बनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। और तो और ट्रांसमिशन टैरिफ में छूट देकर इन प्रोजेक्ट्स को और भी लुभावना बनाया जा रहा है। तो चलिए अब थोड़ा अंदर घुसकर देखते हैं कि ये BESS आखिर बना कैसे होता है। इसकी एनाटॉमी, मतलब छोटे छोटे सेल से लेकर बड़े बड़े कंटेनर्स तक का सफर। इसे ना लेगो ब्लॉक्स की तरह समझिए। सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, जहां एनर्जी स्टोर होती है। अब कई सारे सेल्स को एक साथ जोड़कर बनता है एक मॉड्यूल। फिर कई मॉड्यूल्स को एक फ्रेम में लगाया जाता है, जिसे कहते हैं रैक। और आखिर में इन सारे रैक्स को एक बड़े से कंटेनर में फिट कर दिया जाता है। बस हो गया तैयार आपका एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा पैसा लगता कहां है? ये चार्ट बताता है कि 60% लागत तो अकेले सेल मैन्युफैक्चरिंग में ही चली जाती है। और बस यही वजह है कि सरकार का पूरा फोकस देश में ही सेल बनाने पर है। ये इस पूरी पहेली का सबसे महंगा और सबसे जरूरी टुकड़ा जो है। तो अब मिलते हैं इस गोल्ड रश के खिलाड़ियों से। चलिए मैपिंग करते हैं इंडिया के की प्लेयर्स की। कौन सी कंपनियां हैं जो इस बाजी में अपना दांव लगा रही है। देखिए, भारत के बेस इकोसिस्टम में मोटे तौर पर 3 तरह के खिलाड़ी हैं। सबसे ऊपर हैं सेल मैन्युफैक्चरर्स जैसे रिलायंस और अडानी, जो बहुत बड़ा निवेश करके इस इंडस्ट्री की नींव रख रहे हैं। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। फिर बीच में आते हैं असेंबलर्स जैसे GPIL, जो चीन से सेल इंपोर्ट करके यहां सिस्टम तैयार करते हैं। इसमें मार्जिन कम है पर जोखिम भी कम है।
और आखिर में है प्रोजेक्ट डेवलपर्स जैसे ओरियाना पावर, जो ये बने बनाए सिस्टम लगाकर सीधे एनर्जी बेचते हैं और एक रेगुलर इनकम कमाते हैं। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है असेंबलर्स और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर्स। असेंबलर्स चीन से सेल मंगाते हैं, कम लागत, कम मार्जिन, कम जोखिम। यह सीन कुछ वैसा ही है जैसा कुछ साल पहले सोलर मॉड्यूल बिजनेस का था। वहीं दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर्स देश में ही सेल बना रहे हैं। इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, सरकारी प्रोटेक्शन का इंतजार है, लेकिन अगर ये दांव चल गया तो रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, भविष्य। देखिए, इसमें सुनहरा मौका तो है पर बड़े खतरे भी हैं, प्रॉमिस एंड पेरिल। विक्रम सोलर का ये एक बयान पूरी स्थिति को एक लाइन में समझा देता है। वो कहते हैं, बेस आज वहीं है जहां 2017 में सोलर इंडस्ट्री थी। इसका मतलब साफ है, हम एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर तो खड़े हैं, लेकिन आगे का रास्ता अभी थोड़ा धुंधला है। और इस रास्ते में 3 बड़े स्पीड ब्रेकर हैं। पहला, टेक्नोलॉजी और कच्चे माल के लिए चीन पर हमारी निर्भरता। दूसरा, बैटरी की लगातार गिरती कीमतें। इससे पावर एग्रीमेंट कैंसिल हो सकते हैं, जैसा JSW एनर्जी के केस में हुआ भी। और तीसरा, पॉलिसी की अनिश्चितता। देसी मैन्युफैक्चरिंग की कामयाबी इस बात पर टिकी है कि सरकार उन्हें ALBM जैसी पॉलिसी से कितना और कब तक प्रोटेक्ट करती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या भारत का ये बैटरी ड्रीम एक आत्मनिर्भर भविष्य की कहानी लिखेगा, या हम चीन पर एक नई तरह की निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही इंडिया के एनर्जी सेक्टर का कल तय करेगा।